नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। तो लोकतंत्र का जो महापर्व था उसमें जनता ने अपनी पूरी भूमिका निभाई है। 7 चरण में चुनाव चले हैं और अब नतीजों की बारी है। जो न्यूज नेशन का एग्जिट पोल है वो ये बता रही है कि एक बार फिर से मोदी सरकार आने वाली है। मेरे साथ है मेरी सहयोगी लक्ष्मी उपाध्याय और आज हम दोनों इसी पर चर्चा करेंगे लक्ष्मी, कि आखिरकार एग्जिट पोल क्या कहता है और उसके मायने क्या है। बिल्कुल, देखिए 4 जून को नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले अनुमानित नतीजे यानी एग्जिट पोल सामने आ गए हैं और लगभग सभी एग्जिट पोल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाते हुए नजर आ रहे हैं। न्यूज नेशन का जो सर्वे है वो भी इसी बात को आगे बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है कि इस बार भी पूर्ण बहुमत से और ज्यादा आंकड़ों के साथ एनडीए के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार प्रधानमंत्री बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब सवाल यह है कि अगर ये एग्जिट पोल जो सर्वे है, ये आंकड़े अगर असल में तब्दील 4 जून को होते हैं तो ये कहना गलत नहीं होगा क्या कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मोदी मैजिक है क्या वो बरकरार रहा? क्या चुनाव दर चुनाव लगातार जो भारतीय राजनीति में प्रधानमंत्री राजनीति के ब्रांड बनते जा रहे हैं, क्या वो सच है? आखिर वो कौन से फैक्टर रहे जो मोदी पर काम किए और विपक्ष के आखिर वो कौन से मुद्दे रहे जो धराशायी हो गए? आज इन्हीं पर हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एनके सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त मेरे साथ हैं। सुजाता पांडे जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सर्वे में जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो अपने दर्शकों को बता दें कि न्यूज नेशन के सर्वे के मुताबिक किस पार्टी को, किस गठबंधन को कितनी सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो एनडीए को 342 से 378 सीटें न्यूज नेशन के सर्वे में मिलती हुई इस वक्त आपके सामने। बिल्कुल, वहीं अगर आप इंडिया गठबंधन की बात करें तो 153 से 169 सीटें, जबकि अदर्स की अगर आप बात करें अन्य की तो 21 से 23 सीट। तो अगर आप इस आंकड़े को देख पा रहे हैं तो इससे बिल्कुल समझना मुश्किल नहीं है कि जो दावे किए जा रहे थे प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से वो सच होते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल ये एग्जिट पोल जो आए हैं इस पर जो जनप्रतिनिधि हैं बीजेपी की तरफ से, उनका ये भी कहना है कि एग्जिट पोल से हम उत्साहित बहुत हैं, लेकिन इससे ज्यादा आंकड़े और आएंगे, उस पर भी भरोसा जताया गया है। बिल्कुल, तो देखिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से 400 पार का नारा एनडीए के लिए दिया गया था और जो आंकड़े इस वक्त हैं करीब करीब उसके आसपास ही नजर आ रहे हैं। हालांकि इसको सर्वे के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन 4 जून को क्या नतीजे होंगे इस पर देश ही नहीं दुनिया की निगाहें टिकी होंगी। एनके सर, सबसे पहले मैं आपके पास आते हुए, ये जो सर्वे के आंकड़े हैं, अगर 4 जून को यही आंकड़े रिजल्ट में तब्दील होते हैं तो क्या ये माना जाएगा कि तीसरी बार भी देश में मोदी का मैजिक बरकरार रहा और विपक्ष के पास सारे दल एक साथ आने के बाद भी कोई तोड़ नहीं निकल पाया? बिल्कुल सही कहा आपने, ये कोई साधारण उपलब्धि नहीं होगी। आप भूल जाइए कांग्रेस के उस जमाने को कि 50 साल शासन किया है, क्योंकि उस समय अपोजिशन था ही नहीं। उस समय रीजनल लेवल पे 1967 में एक चैलेंज आया, वो भी रीजनल लेवल पे आया, राज्यों के स्तर पर आया और फिर वो खत्म हो गया। फिर 1975 में इंदिरा गांधी को एक चैलेंज मिला, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस आ गई क्योंकि अपोजिशन बिखर गया था। आज अगर आप देखें तो मोदी के बरक्स देश के प्रधानमंत्री के सामने जो चैलेंजेस है वो डिफरेंट है। विकास का एक चैलेंज है वो जो सबसे बड़ा है, उसके अलावा रीजनल फोर्सेस हैं और उसके अलावा सब इस बार इकट्ठे हुए थे, तो चैलेंज बड़ा था। लेकिन अगर तीसरी बार भी और लगातार वोट परसेंटेज ही नहीं सीट भी बढ़ रही हो, वोट परसेंट में थोड़ा बहुत दाएं बाएं हो सकता है, लेकिन अगर ये लगातार हो रहा है तो इसका सीधा मतलब है कि कोई मोदी मैजिक है जिसको कि हम एनालिस्ट को और जो पॉलिटिकल साइंस के छात्र हैं उन सबको ये समझना पड़ेगा कि पब्लिक का मूड एक्चुअली किन किन मुद्दों पे आता है। जो मोदी तो समझ जाते हैं, हम लोग उतनी तरह से नहीं समझ पाते, उस शिद्दत से नहीं समझ पाते हैं। ये हम लोग को अपने को एनालाइज करने की जरूरत है। बिल्कुल, तो नब्ज पकड़ते हैं पीएम मोदी, ये कहना भी गलत नहीं होगा। सुजाता जी भी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। सुजाता जी, सवाल एक ये है कि जो एग्जिट पोल है वो ये तो बता रहा है कि मोदी मैजिक चल गया, इंडिया गठबंधन साथ आकर भी कुछ नहीं कर पाई है, और सबसे बड़ी बात यह कि हिंदी भाषी राज्यों में जो दबदबा है वो कायम नजर आता है। और अगर आप पूर्वोत्तर राज्यों में देखिए तो वहां पर भी एक बार फिर से बीजेपी अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है। किस तरफ संदेश है ये? पीएम मोदी का जो मैजिक है वो लोगों के बीच में है और लोगों ने ये मान लिया है क्या मोदी इज न्यू नॉर्मल? मुझे लगता है कि ये बहुत पहले से ही
निर्धारित था, क्योंकि जिस तरह से देखिए वोटर के पास में भी अगर मोदी नहीं तो कौन, तो कोई ऐसा विकल्प नहीं था। अगर विकल्प आया भी, जो खुद में एक दूसरे को गालियां देते थे, फिर किस तरह से साथ आ गए, लेकिन वहाँ बहुत कंफ्यूजन रहा, ना कुछ मैनिफेस्टो क्लियर हुआ कि सबने अपने अलग अलग मैनिफेस्टो जारी किए, और उस तरह से जिस तरह से एक राज्य में वो एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे, फिर उसके बाद एक दूसरे राज्य में साथ में लड़, तो काफी कंफ्यूजन था। तो वोटर जो है आज का, वो मुझे लगता है वो काफी, जिस तरह से 30 साल पहले 40 साल पहले जाति धर्म वगैरह में बट के और मिनिमम कॉमन एजेंडा में बट के वो गठबंधनों को, सरकार को भी मौका दे देता था, मुझे लगता है कि अब वो क्लैरिटी है कि मुझे एक स्थिर सरकार चाहिए, एक ऐसी सरकार चाहिए जो योजनाओं का सिर्फ ऐलान नहीं करे, उसकी लास्ट माइल डिलीवरी करे विदाउट करप्शन। और ये आई थिंक ये मोदी की गारंटी जिसको हम कहते हैं, वो सबसे बड़ा फैक्टर रहा। क्योंकि देखिए राशन तो पहले भी मिलता था, इंदिरा आवास योजना में घर तो पहले भी बनते थे, लेकिन होता यह था कि जब वहां पे आपको राशन लेना होता तो लंबी कतारें लगानी होती थी। फिर उसके बाद जो लोकल गुंडा होता था या लोकल विधायक था या जो उसको मैनेज करता था, वो आधा से ज्यादा अनाज वो खुद खा देता था और गरीबों को पैसे देके खरीदने पड़ते थे। मोदी जी ने क्या किया अपनी जो 2019 के टर्म में, कि उसको बिल्कुल जो बिचौलिया की भूमिका को बिल्कुल खत्म कर दिया, तो वो लास्ट माइल डिलीवरी हो गई। पैसे भी 1 रुपए भेजे तो 1 रुपए ही पहुंचे आपके अकाउंट में, क्योंकि बीच में कोई था ही नहीं। राशन भी घर पे डिलीवर हुआ। तो ये जो लास्ट माइल होता है ना, अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों को वो सब कुछ मिला जो उन्होंने प्रधानमंत्री ने लाल किले से बोला। ये एक पहली बार फेनोमेना दिखा। दूसरी चीज जो ये है कि मोदी जी का जो कनेक्ट है वो आपको वहां दिखता है जहां बीजेपी का संगठन नहीं था, या फिर बीजेपी वहां पे कोई बड़ी पार्टी नहीं थी, 10% से कम का वोट था, जैसे कि जो कि दक्षिण के राज्य, वहां भी मोदी का मैजिक चला है। और शायद इस बात की एक पुष्टि करता है कि ये जो इंडिया ब्लॉक का जो नैरेटिव था ना, कि भाई दक्षिण अलग है, उत्तर अलग है, हम ज्यादा, और यही शायद भारी पड़ गया है विपक्ष को। वापस आती हूँ सुजाता जी आपके पास। देखिए 4 जून को ये तो पता चल जाएगा कि किस पार्टी को कितना वोट मिलेगा, सर्वे तमाम है, लेकिन जो लोग हैं वो बहुत क्लियर इस बात पर नजर आ रहे हैं कि पीएम के फेस में उन्हें पीएम मोदी ही पसंद आ रहे हैं। क्या कुछ कहता है ये सर्वे, वो भी आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए कंफ्यूजन की स्थिति बिल्कुल भी नहीं है। जो आंकड़े सर्वे के मुताबिक सामने आ रहे हैं उसमें 63% जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पीएम के तौर पर पसंद करती है। जनता की पसंद सबसे पहली अगर देश में कोई है तो नरेंद्र मोदी। बिल्कुल। और राहुल गांधी देखिए 29% जो वोट है वो राहुल गांधी को भी मिलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जनता जो है वो बिल्कुल क्लियर पीएम मोदी के लिए नजर आती हुई। और आप देखिए कि जो राहुल गांधी हैं उनके सामने 29% जो है लोग हैं जिनकी पसंद है। ममता बनर्जी, जो कि लगातार कई बार टीएमसी की ओर से ये मैसेज दिया जाता रहा है कि वो प्रधानमंत्री के लिए अपना जो है वो चेहरा महागठबंधन में पेश कर सकती हैं। 0.1% मान लीजिए आप, 1% लोग इनको पसंद करें। अरविंद केजरीवाल 2% लोगों की पसंद है अरविंद केजरीवाल। हालांकि दिल्ली के आंकड़े देखें तो ये बताता है कि बहुत कुछ नहीं कमा पाए। अन्य के लिए 5% जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहली पसंद जो आपको बड़े बड़े अक्षरों में 63% लिखा हुआ नजर आ रहा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। एनके सर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, 10 साल प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद, सरकार चलाने के बाद भी जो लगातार जन समर्थन है उसको बरकरार रखना, और जो एग्जिट पोल में नतीजे आ रहे हैं वो, और पीएम की पहली पसंद 63%, क्या ये बताता है, इस बात की और पुष्टि कर देता है ये सर्वे कि भारतीय राजनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाकई एक ब्रांड बन चुके हैं? देखिए, ब्रांड बन चुके हैं और इंडिस्पेंसिबल हैं। उनको इस समय उनका विकल्प नहीं है। ये दो बातें तो भारतीय जनमानस को, भारतीय वोटर्स को साफ नजर आ रही है कि मोदी के बरक्स कोई भी ऐसा नेता नहीं जिसको विकल्प के रूप में देखा जाए, या बीजेपी के बरक्स कोई पार्टी नहीं है, क्योंकि वहां मोदी है। और ये बात बिल्कुल सही है कि 65%, 67% जनता अगर कह रही है तो बिल्कुल सही है कि वो मोदी को पसंद करती है। लेकिन ये 67% वोट में कन्वर्ट नहीं होता है। वोट मोदी जी को 38% ही मिलते हैं। इसका मतलब यह है कि मोदी जी की अपनी मकबूलियत
इवन पार्टी से या वोट देने वालों से ज्यादा है। इसको यूं देखिए कि 38% बीजेपी को, हालांकि वो भी बढ़ा है, एक जमाने में 18% था, 2009 में सिर्फ 18% था, मोदी जी के आने के बाद 31% हुआ 2014 में, और उसके बाद 38% हुआ। अब की बार जो हम लोगों ने ये सर्वे किया है, इसमें उम्मीद है कि लगभग इतना ही रहेगा। तो ये अपने आप में एक बड़ा क्वांटम जंप है। लेकिन मोदी जी की अपनी मकबूलियत के बरक्स कोई भी दूसरा पैरेलल लीडर अपोजिशन का अभी तक नहीं आ पाया है जिसको जनता ने स्वीकार किया हो। ये एक बड़ा फैक्टर है। बिल्कुल। अच्छा इनका सर, इसी में एक सवाल मैं और ऐड ऑन करना चाहूंगी, वो ये पीएम मोदी का जो पूरा रुतबा है वो नजर आता है, लोगों का भरोसा नजर आता है, क्योंकि कुछ ऐसे काम हुए जिसकी शायद कभी उम्मीद नहीं की थी यहाँ की जनता ने। दूसरी तरफ कांग्रेस जो सबसे बड़ी सबसे पुरानी पार्टी हुआ करती थी एक समय में, अब अपनी जमीन को भी तलाशती हुई नजर आ रही है, अपनी जमीन खोती हुई सी नजर आ रही है कांग्रेस के लिए। हाँ देखिए, ऐसा होता है कि पॉलिटिकल जो स्ट्रगल होता है उसमें एक पार्टी अपनी जमीन खोती है, दूसरा उस शून्यता को भरता है। आप याद करिए 2014 में मोदी ऐसा व्यक्तित्व था, करप्शन बैटर्ड कांग्रेस गवर्नमेंट थी, उसमें तमाम आरोप थे करप्शन को लेके। उसमें एक मोदी जैसा चेहरा आता है और जो शून्यता होती है उसको भरता है, और बीजेपी का वोट 18% से खींच के 31% पे ले जाता है अपने बूते पे। तो आज कांग्रेस की मुश्किल ये है कि वो जमीन, उसको जो आइडियोलॉजिकल जमीन है पहले तो वो तलाशे, उसके बाद नेतृत्व कंसिस्टेंटली उस पर वर्क करे, कैडर स्ट्रक्चर बढ़ाए, अभी तक कैडर है ही नहीं है, और फिर कमिटमेंट लाए उस कैडर में। ये जो पॉलिटिकल साइंस के जो 4-5 मुख्य अवयव हैं वो करना पड़ेगा। सामने देखिए तो मोदी ऐसा चेहरा जो डिलीवरी भी अच्छी कर रहा है। आज 5 किलो अनाज दुनिया 80 करोड़ लोगों को देना दुनिया के किसी उसमें नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि गवर्नेंस के लेवल पे, विकास के लेवल पे, और जनता को क्या चाहिए उसमें रिलीजियोसिटी भी है। एक व्यक्ति जो 45 घंटे साधना करता है उसका पॉलिटिकल लाभ भी मिलता है। जनता समझ भी कि आदमी रिलीजियसली सरचार्ज है तो उसका भी ये फायदा मिलता है। तो मोदी के पॉलिटिक्स को समझने के लिए मुझे लगता है कि देश के हमारे टाइप के जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं उनको भी अपनी सोच को बदलना पड़ेगा, तब जाके हम मोदी के इस पूरे व्यक्तित्व और कंडक्ट को समझ पाएंगे। सर मुझे लगता है कि जहां मोदी कहते हैं कि जहां विपक्ष सोचना शुरू करता है वो वहां खत्म कर देते हैं, और वो तस्वीर यहां नजर भी आती है। सुजाता जी, मेरा सवाल ये है, जैसा कि एनके सर ने कहा, क्या माना जाए कि इंडिया गठबंधन कह लीजिए या कांग्रेस जो सबसे लार्जेस्ट पार्टी उसको कह लीजिए, सबसे बड़ी कमी क्या उस इंजन की नजर आती है जो बीजेपी के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तौर पर है? नहीं, वो तो बहुत पहले से, वो अभी नहीं, 2014 2019 से भी और 2024 के भी जब परिणाम आएंगे तो उसका आपको पता है कि उनकी असफलता का एक सबसे बड़ा कारण जो है वो उनका नेतृत्व है, चेहरा है और आइडियोलॉजिकल शिफ्ट है। देखिए, जब कांग्रेस बनी थी तो उसकी आइडियोलॉजी बिल्कुल क्लियर थी। आज जो कांग्रेस है वो इंदिरा गांधी के रुद्राक्ष माला पूजा पाठ करने वाली इंदिरा गांधी से काफी अलग है, जो कि राम मंदिर का बहिष्कार करती है। तो उसका डायरेक्ट असर इस देश के जो सबसे बड़ा जो वर्ग है उस पर डायरेक्ट पड़ता है कि अगर आप मेरी आस्था को, अगर आप उसका सम्मान नहीं करते हैं तो आप मेरा सम्मान कैसे करेंगे। ये एक बहुत जो सामान्य व्यक्ति है वो भी समझ सकता है। दूसरी चीज जो है कि जो कांग्रेस जो है वो आज पूरी तरह से लेफ्टिस्ट और वामपंथी विचारधारा की हो गई है। और आप देखिए कि जहां वामपंथी मजबूत भी थे, जैसे कि केरला जो उनका लास्ट बेस्टियन था, वो भी खत्म हो रहा है। तो उसी तरह से कांग्रेस भी पड़ रही है। लेकिन और सबसे बड़ा कारण तो ऑफ कोर्स मोदी जी है, क्योंकि जब आप प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की तरह मोदी वर्सेस राहुल के कंपैरिजन में जाते हैं तो आपको आंकड़े चौंकाने वाले होते हैं। उसमें होता यह है कि 200 से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जहां पे कांग्रेस और बीजेपी की डायरेक्ट फाइट थी 2019 में। और इसमें बीजेपी का स्ट्राइक रेट 90% होता है, जहां वो 200 में से 180 सीटें जीत जाती है। इसमें से तकरीबन जो बड़ा चंक है उसमें 3-3 लाख का, 1.5 लाख का डिफरेंस है जीत के मार्जिन। बिल्कुल। तो आप समझिए कि इतना कुशन है। उसके लिए आपको एक हवा चाहिए।
चाहिए, नैरेटिव चाहिए, मोदी जैसा चेहरा चाहिए, डिलीवरी चाहिए, वो कांग्रेस के पास नहीं है ना। आप नहीं बना पाए। मैं आगे बढ़ूंगी, लेकिन एनके सर, सुजाता जी ने जो कहा बस उसी पर एक छोटा सा सवाल है, जवाब दीजिएगा सर। उन्होंने कहा कि राम मंदिर का मुद्दा उन्होंने जिक्र किया, क्या माना जाए कि एक बड़ा फैक्टर रहा, खासकर जब हम साउथ में केरल और तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी की उपस्थिति देखते हैं, तो क्या ये बताता है कि उन राज्यों में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बढ़ रही है? अच्छा सवाल है। देखिए, ऐसा होता है कि ये जन स्वीकार्यता जो होती है किसी लीडर या पॉलिटिकल फोर्स की, उसके लिए कुछ एक बेसिक इश्यूज होते हैं और उसके बाद एड ऑन होते हैं इश्यूज। राम मंदिर एक बेसिक इशू है। राम आराध्य देव है हिंदुओं के, और देश में हिंदू इस समय 79 करोड़ से ऊपर था लेटेस्ट सेंसस में, अब तो करीब 100 करोड़ होगा। तो देश में 100 करोड़ के लोगों के आराध्य देव, जो सबसे बड़े आराध्य देव हैं, उनको लेके आस्था थी। और उस आस्था को अगर आपने कहीं चैलेंज किया है, कांग्रेस ने कभी उसको इग्नोर किया है, तो वो नाराजगी। और यहां पे ये था कि पालनपुर रिजोल्यूशन में बीजेपी ने राम मंदिर को अपने रिजोल्यूशन में ले लिया। उसके बाद से ये सिलसिला शुरू होता है। तो आप समझ सकती हैं कि एक तरफ राम मंदिर का बनना, ये उनके सोच के लिए जमीन तैयार करता है। फिर डिलीवरी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी लाके आपने जीरो करप्शन कर दिया, डिलीवरी लास्ट माइल तक होने लगी, क्योंकि आप टेक्नोलॉजी थी। इसमें मोदी जी का कमाल नहीं है, ये टेक्नोलॉजी का कमाल है। कमाल मोदी जी का ये है कि उस टेक्नोलॉजी को गवर्नेंस में यूज किया। तो ये चीजें अगर आप एनालाइज करेंगी तो समझ में आ जाएगा कि मोदी जी की मकबूलियत क्यों है। जी बिल्कुल। सर आपके पास वापस आएंगे और इस चर्चा को आगे भी बढ़ाएंगे। इससे पहले अपने दर्शकों को हम ये भी बता दें कि 80 सीट वाले उत्तर प्रदेश में भी जो सर्वे रहा है, वो जो बता रहा है वो ये कि मोदी फैक्टर वहां पर भी काम कर रहा है। तो सर्वे क्या कुछ बता रहा है वो देखिए आप। बीजेपी को यहाँ पर 67 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि सपा को 9 सीट मिलती हुई यहाँ नजर आ रही है। बीएसपी 3 सीटों पर, कांग्रेस 1। देखिए घाटा अगर आप देखें तो यहाँ बीएसपी को होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन कांग्रेस के लिए अगर 1 सीट आप देख रहे हैं तो अमेठी रायबरेली में क्या यहाँ फिर से अमेठी गंवाती हुई नजर आ रही है? हालांकि इस पर चर्चा होगी, क्योंकि 1 सीट अगर सर्वे दे रहा है, 67 सीटें यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी प्लस यानी एनडीए को जाती हुई नजर आ रही है। एनके सर, सवाल मेरा यही, अगर हम यूपी के इन आंकड़ों को देखते हैं तो ये 2019 से भी और प्लस में जाते हुए नजर आते हैं। क्या यहाँ राम मंदिर जैसे मुद्दों के साथ साथ और अन्य मुद्दों के साथ साथ क्या यहाँ योगी मॉडल, योगी फैक्टर ने भी एक बड़ी मजबूती दी? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, और दरअसल ये सवाल सिर्फ यूपी के लिए नहीं है जी। इसको पूरे देश पे भी अप्लाई करने की जरूरत है। देखिए, 2 स्थितियां हुई। हरियाणा में एक बीजेपी का चीफ मिनिस्टर था जिसे हटाना पड़ा, एन चुनाव के वक्त हटाना पड़ा क्योंकि उससे नाराजगी थी। वहीं पे यूपी के चीफ मिनिस्टर को मोदी जी लगातार तारीफ करते रहे, अपने मंच पे बैठा के तारीफ करते रहे। इसका नतीजा क्या हुआ? यूपी में आपकी टैली बहुत मजबूत हुई। रीजन क्या था? गवर्नेंस में लॉ एंड ऑर्डर एक डायरेक्ट सब्जेक्ट होता है जो जनता को मुतासिर करता है, प्रभावित करता है। लॉ एंड ऑर्डर यूपी में कम से कम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को लेके बहुत अच्छा है, और उसकी वजह से इंडस्ट्रीज आ रही हैं। तो माहौल यूपी में बहुत अच्छा है, और इसका क्रेडिट सिर्फ योगी को जाता है जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर है, और वहां के डीजीपी को जाता है। तो हमें लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर और उसके अलावा जनरल एटमॉस्फियर, डिलीवरी, प्रोडक्ट्स की डिलीवरी, जो केंद्र सरकार के प्रोडक्ट्स है उसकी डिलीवरी अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट में फास्टेस्ट हो रही है तो वो यूपी है। तो मेरे ख्याल से उस लिहाज से भी अच्छा है। तो जनता को एक जनरल है कि डबल इंजन सरकार का बेनिफिट हमें अच्छा मिल रहा है। ये मोदी योगी जी का कंट्रीब्यूशन है इस लोकसभा चुनाव में। ठीक है सर, वापस आती हूँ। सुजाता जी, देखिए अगर बात उत्तर प्रदेश की हो रही है, सबसे बड़ा सूबा है, लेकिन यहाँ की जो व्यवस्था है उसकी चर्चा हर राज्य में हो रही है, तो क्या लगता है कि खुद प्रधानमंत्री का बनारस को चुनना, वहां की जनता को उनको इतना प्यार देना, और दूसरी तरफ जो योगी के काम करने का तरीका है, ये तमाम चीजें यूपी में भी लीड करा रही है? देखिए, पहले एक जमाना था जब उत्तर प्रदेश की राजनीति MY और P मतलब पिछड़ा पे चलती थी, लेकिन 2014 के बाद और जब से योगी भी सरकार में आए हैं, तब से वो MY हो गया है मोदी और योगी, और P का जो पिछड़ा था वो लाभार्थी वर्ग हो गया है।
तो अगर आप देखेंगे कि ऐसी सीटें जो कि कही जाती थी कि ये परिवार का गढ़ है, ये तो मतलब सपा हार ही नहीं सकती। ऐसी सीटें जहां पे माना जाता था कि बीएसपी का गढ़ है और ये तो जाटव जो वोट है वो बीएसपी को ही जाएगा, वो 2019 में भी 2022 में भी बीजेपी को ट्रांसफर हुआ, क्योंकि जातीय समीकरण सारे फेल हो गए मोदी योगी की जोड़ी के सामने। उसका सबसे बड़ा कारण जो रहा वो रहा एक महिला फैक्टर, और महिला जो है उसको यूपी की सुरक्षा से भी जोड़ती है और साथ ही साथ जो व्यवस्था जो बदली है, जो लाभार्थी वर्ग है, उससे भी जोड़ती है। क्योंकि यूपी की सुरक्षा व्यवस्था एक बहुत बड़ा कंसर्न था महिलाओं के लिए, क्योंकि देखिए किसी भी राज्य की जब व्यवस्था टरमराती है, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता है, तो उसका सबसे बड़ा खामियाजा जो है महिलाएं भुगतती हैं। और इसीलिए जब बुलडोजर बाबा की छवि बनी और जितने माफियाओं के घर ढाए गए और जिस तरह से माफियाओं को पकड़ पकड़ के जेल में बंद किया गया, उससे एक बड़ा संदेश गया। और साथ ही साथ जो धर्म की राजनीति थी वो भी कहीं ना कहीं यूपी में टूटी, क्योंकि 3 तलाक के बाद आपने देखा कि किस तरह से मुस्लिम महिलाओं ने योगी को वोट किया। तो एक पूरा कॉम्बिनेशन बनता है जो एक नई तरह की राजनीति भारत में शुरू कर रहा है। उसको कहते हैं कि हम रिपोर्ट कार्ड की राजनीति कह सकते हैं, उसको हम डेवलपमेंट पॉलिटिक्स कह सकते हैं, और या फिर उसको डिलीवरी वाली पॉलिटिक्स कहते हैं कि मैंने क्या क्या किया और क्या क्या जमीन तक पहुंचा। तो इसमें आपको यही चीजें उत्तर प्रदेश में दिखती है। इसीलिए लगता है कि अरे अखिलेश यादव की सीट कैसे फंसी हुई है, डिंपल यादव जीतेंगी कि नहीं जीतेंगी, उनके परिवार के जो लोग खड़े हैं वो जीतेंगे नहीं जीतेंगे, ऐसी चीजें। आजमगढ़ हाथ से निकलता है, रामपुर हाथ से निकलता है, ये सारे वैसे गढ़ थे जो कहते थे कि ये किले कभी ढह नहीं सकते, पर ये सारे किले ढह गए, क्योंकि मोदी जी और योगी के साथ जब उनको मिला देते हैं तो माइकल सुमाकर वाला उनका कॉम्बिनेशन बनता है, जो सारे पुराने समीकरणों को ध्वस्त करता हुआ फिनिशिंग लाइन तक पहुंचता है। बिल्कुल। और देखिए तमाम आंकड़े भी हम लगातार बता रहे हैं अपने दर्शकों को। अगर आप बात हिंदी भाषी राज्यों की करें तो यहाँ पर भी जो मोदी का मैजिक है वो नजर आ रहा है। अब देखिए सबसे पहले अगर आप बात करें बीजेपी की यहाँ पर, तो देखिए किस तरीके से लीड लेते हुए 28 सीट पर नजर आ रही है कांग्रेस, 1 सीट पर लीड ले। ये मध्य प्रदेश के आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश में आप देखेंगे तो यहाँ 29 में से 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। 1 सीट पर कांग्रेस। क्या ये 1 सीट कौन सी नजर आ रही है? छिंदवाड़ा की बात की जाए, क्या वही एक बचती हुई नजर आ रही है? लगता है ऐसा ही है, लेकिन हाँ बिल्कुल। और कौन सी सीट बचा पाएगी? यही 1 सीट है। बिहार में 40 में से 31 बीजेपी यानी एनडीए और आरजेडी को 9+ मिल रहे हैं। हालांकि आरजेडी का इस बार खुशबू देखिए बढ़ता हुआ आंकड़ा नजर आ रहा है। बिल्कुल, क्योंकि 7 शायद मिला है अन्य गठबंधन का, मे भी वो एक रीजन हो। लेकिन राजस्थान की आप बात करें तो 22 सीटों पर बीजेपी लीड करती हुई नजर आ रही है, जो आंकड़े बता रहे हैं। 3 सीटें यहाँ कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। राजस्थान की बात करें तो थोड़े दिन पहले ही आपने देखा है कि कांग्रेस को यहाँ करारी हार का सामना करना पड़ा था। बीजेपी की सरकार बनी, चाहे वो एमपी की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात कर लीजिए, चाहे आप राजस्थान की बात कर लीजिए। तो उत्तर प्रदेश के साथ साथ इन तमाम जगहों पर भी भारतीय जनता पार्टी जो अपना दबदबा है, जो अपना कैडर है, वो बनाती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। एनके सर, ये देखिए मैं इसीलिए बार बार उन 10 सालों का जिक्र कर रही हूं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 साल प्रधानमंत्री रहे। एंटी इनकम्बेंसी तो सर मुझे लगता है कि अगर ये आंकड़े हम देख रहे हैं इन राज्यों के भी, तो नहीं कह सकते सर, बिल्कुल भी नजर नहीं आती। नहीं, देखिए एंटी इनकम्बेंसी के लिए आपको कलेक्टिव समाज की जो सामूहिक चेतना है, उसको आपको बदलना पड़ेगा, उसको समझाना पड़ेगा कि हाँ साहब ये गलतियां 10 साल में हुई हैं। क्या उसके लिए विपक्ष का मैकेनिज्म कोई है? क्योंकि होता ये है कि आपके पॉलिसीज को कैडर लेके मासेस तक जाता है, ये पॉलिटिकल साइंस की बेसिक थ्योरी है। तो क्या मोदी जी की जो गलतियां हुई, मान लीजिए हम मान लेते हैं कि कई तमाम सारी है जिसमें कहा जाता है कि बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, जो एक सच्चाई है, महंगाई बढ़ी है, लेकिन क्या विपक्ष उसको कन्विंस मासेस को कर पाया? मुझे याद है आपके इसी सर्वे में जब आपके एक सर्वेयर ने पूछा एक महिला से कि अम्मा ये महंगाई तो इतनी ज्यादा बढ़ी है, तो बोले हाँ बच्चा बहुत बुरी हालत है, पिछले साल भर से तो बुरी हालत है। तो बोले तो भी किसको वोट दोगी? तो वोट तो मोदी जी का दे। तो हमने तो उसने कहा कि क्यों महंगाई बढ़ी है तो क्यों दोगी मोदी जी को? तो बोले क्या रे इससे क्या मतलब है, सरकार से महंगाई का क्या मतलब है? सोचिए आप कि उसको सरकार से महंगाई का मतलब नहीं समझ में आया।
तो अगर ये मोदी का ऑरा ऐसा है कि महंगाई भी बढ़े तो वो मोदी को वोट देगा, तो इसका मतलब विपक्ष गलत है, विपक्ष उसको समझा नहीं पा रहा जी। है, बेरोजगारी नहीं समझा पाया। ठीक है सर, तो हमें लगता है जी। कि जो नेगेटिव्स हैं जी। भी उसको विपक्ष कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, और जो पॉजिटिव है वो तो है ही है। जी बिल्कुल। यानी जो मुद्दे उठाए वो प्रभाव नहीं छोड़ पाए, आप जनता के मन में, माइंड में ये बात डाल ही नहीं पाए कि आपके मुद्दे जो हैं वो वाकई जनता के लिए मायने रखते हैं। बिल्कुल। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात गुजरात और महाराष्ट्र की कर लेते हैं। अपने दर्शकों को ये भी बता देते हैं कि यहाँ पर भी किस तरीके से लीड करती हुई बीजेपी गुजरात में देखिए 26 के 26 क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है। गुजरात के लिए तो कहना भी इसीलिए चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री, उनका गढ़, उनका गृह क्षेत्र, तो यहाँ तो ये आंकड़ा लगभग सभी को संभावित था। कुछ बिल्कुल। और महाराष्ट्र की बात करिए तो यहाँ पर भी देखिए बीजेपी 25 पर नजर आ रही है और कांग्रेस 21 सीटें। और सुजाता जी भी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। सुजाता जी, ये देखिए गृह राज्य है गुजरात पीएम का, कहीं ना कहीं उसी से ये एक जो पॉजिटिव है वो बहुत ज्यादा बन जाता है। और दूसरी तरफ महाराष्ट्र की अगर आप बात करें तो यहाँ पर भी जो महाविकास आघाड़ी है कुछ खास करती हुई नजर नहीं आ रही है। ये प्रश्न मुझसे है जी सुजाता जी। कि गुजरात तो मतलब अब आप उसको कह सकते हैं सैफरन स्टेट है। उसमें तो मुझे नहीं लगता किसी भी पोल, किसी भी राजनीतिक विश्लेषक को कोई भी ये दो राय होगी कि पूरा का पूरा जो है वो बीजेपी स्वीप करेगी, वो करती रही है। और उसका कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी का खुद का वहां से होना, और दूसरा वहां का जो डिलीवरी है वो आज भी वैसी ही हो रही है जैसी वो चीफ मिनिस्टर थे तब की। तो एक विश्वास है, तो विश्वास को तो आप तोड़ नहीं सकते। तो पहले गुजरात तो वहां हो गया। दूसरा महाराष्ट्र की बात है, जो सभी कह रहे थे कि बड़ा पेचीदा राज्य है और शायद सहानुभूति की लहर शरद पवार और उद्धव ठाकरे की तरफ जाएगी और उससे एनडीए को बहुत नुकसान होगा। मैं महाराष्ट्र से हूँ और मैं मुंबई में रहती हूँ, और मुझे पता है कि यहाँ की पॉलिटिक्स जो आप देखिए महाराष्ट्र की जो पॉलिटिक्स है, इसमें जो बड़ी पार्टियां रही हैं उनका वोट बैंक जो है वो सबसे पहले आइडियोलॉजिकल वोट बैंक था। बाला साहेब ठाकरे को जो वोट मिलते थे वो इसलिए नहीं मिलते थे कि वो उन्होंने मुंबई का कायाकल्प कर दिया था या महाराष्ट्र में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर और डिलीवरी की थी, क्योंकि वो एक आइडियोलॉजिकल उसको फॉलो करते थे और उससे लोग जुड़ते थे। आज जब शिंदे सेना उनसे अलग हुई तो उनको कहा गया कि भाई ये शहीद हो जाएंगे, इनको कोई वोट बैंक नहीं मिलेगा और उद्धव सेना बड़ी निकल के आएगी, क्योंकि लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि लोग जानते हैं कि जो उद्धव सेना बनी वो बाला साहेब ठाकरे के आइडियोलॉजी विचारधारा से बिल्कुल अलग। अगर हम एक शब्द में कहें सुजाता जी तो आप कह सकते हैं कि हिंदू हृदय सम्राट वाली जो छवि हुआ करती थी शिवसेना की, वो जो है अब नजर नहीं आती, और शायद वो वोटर को जो उनके समर्थक रहे उनको कहीं ना कहीं वो खलता है। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हुए बात दक्षिण के जो राज्य उनकी कर लें तो यहाँ पर भी देखिए जो गठबंधन है वो अब किस तरीके से आगे आ रहा है और बीजेपी अपने सहयोगी दलों के साथ किस तरह आगे बढ़ी। आप देखिए कर्नाटक में 16 सीटों पर लीड करती हुई नजर आ रही है, लेकिन कर्नाटक 28 सीटें हैं। अगर आप 19 का देखें तो यहाँ पर घाटा होता हुआ नजर आता है, क्योंकि पिछली बार 25 सीटें थी यहाँ पर। कर्नाटक का अगर हम जिक्र कर रहे हैं तो कर्नाटक का जो आंकड़ा है वो आप देखिए 2024 में यहाँ पर नहीं कहा जा सकता कि हालांकि बरकरार रखा है, लेकिन यहाँ प्लस नहीं है, माइनस ही इन आंकड़ों में नजर आता है। बिल्कुल। तेलंगाना में देखिए कुल 17 सीटों में बीजेपी और जो पार्टियां हैं यानी उनके साथ 9 सीटों पर लीड करती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस की बात करें तो 7 सीट खाते में जाती है। पिछली बार 4 सीटें यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को थी, लेकिन यहाँ प्लस का आंकड़ा है देखिए, इसीलिए मैं कह रही हूँ कर्नाटक में जहाँ माइनस, लेकिन तेलंगाना में प्लस जो है ये आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी का जाता हुआ नजर आ रहा है। और इसके अलावा अगर हम आंध्रा की भी बात कर रहे थे तो वहां पर भी कुछ तस्वीर देखिए, आंध्र प्रदेश की तस्वीर देखिए, बीजेपी +19 यानी एनडीए 19 यहां पर जीतती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल। जबकि वाईएसआरसीपी को 6 और कांग्रेस का खाता भी खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर भी देखिए किस तरीके से। और एनके सर भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। एनके सर देखिए, जब हम साउथ की बात करते हैं तो यहाँ पर अक्सर ये समझ में आता था कि कांग्रेस की जमीन है, काफी अच्छा कर रही है, और यहाँ पर खास करके क्षेत्रीय पार्टियों का भी लगातार जो दबदबा रहा है वो रहा है। लेकिन इस बार अगर आप बीजेपी की बात करें, कुछ राज्यों में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है, जो एग्जिट पोल बता रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही है जो ये आपने एग्जिट पोल किया या इसके पहले भी जो हुए हैं।
बीजेपी इनिशियल स्टेज पे जब आती है तो आप याद करिए कि उसके 15-20 साल पहले संघ का वहां पे काम काफी जोरों से होता है। आप असम याद कीजिए, असम में कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, लगातार शासन चलता रहा, लेकिन 25 साल लगातार संघ ने काम किया और एक थाली में सजा के बीजेपी को असम की सरकार दे दी। केरल में भी यही हो रहा है, उनके लोग मारे जा रहे हैं, संघ के लोग मारे जा रहे हैं, उधर से भी मारे जा रहे हैं। और आज ये स्थिति है कि बीजेपी का वोट परसेंटेज वहां पे भी बढ़ रहा है। एपीटीपी सिस्टम जो है हमारा चुनाव का, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, इसमें इनिशियल स्टेज पे आप 20% तक जब रहते हैं तो आपको सीटें नहीं मिलती, लेकिन जैसे ही आप 20% से क्रॉस करने लगते हैं तो आपको सीट में कन्वर्ट होने लगता है और 28% तक आते आते आप सरकार बनाने की या सरकार में रोल करने की स्थिति में आ जाते हैं। तो आज दक्षिण में भी बीजेपी सरकार बनाने या सरकार में भूमिका के रोल में आ रही है। ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है भाई सर। खासकर देखिए सर, आंध्रा और केरल की हम बात करते हैं। आंध्रा में 0 था, अगर 4 से 6 सीटें भी आप जीत रहे हैं, या केरल में 2 से 3 भी आप जीत रहे हैं, तो ये कहा जा सकता है कि आप अपनी लोकप्रियता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बढ़ती हुई उस राज्यों में हम देख रहे हैं। ये उस बात का प्रमाण सर नजर आता है, खासकर आंध्रा और केरल में जिक्र कर रही हूँ सर मैं। फाइनल कमेंट सर आपका। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, वहां पे सीटें जीते ना जीते इश्यू ये नहीं है। अगर बेस बढ़ रहा है, वोट परसेंटेज आपका विनेबिलिटी पॉइंट के आसपास कहीं आ गया है, तो आप सक्सेसफुल हो गए हैं। और इसमें जाहिर है प्रधानमंत्री का एक बड़ा रोल रहा है, उनके चेहरे का बड़ा रोल रहा है, लेकिन संघ का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। केरल में जो आपका एक्सपेंशन हो रहा है उसमें संघ की भूमिका है। कर्नाटक में आपका एक्सपेंशन हो रहा है उसमें भी संघ की भूमिका है। और सच पूछिए तो तमाम जो भाग्य इलाकों में हो रहा है, इवन पश्चिम बंगाल में, तो उसमें संघ की भी, और मोदी जी ऐसा चेहरा है तो दोनों मिला के हिंदुत्व को, जो नेशनल हिंदू नेशनलिज्म है, उसका पॉलिटिकल गेन में कन्वर्जन, ये मोदी जी का कमाल है कि हिंदू नेशनलिज्म को उन्होंने पॉलिटिकल लाभ के रूप में कन्वर्ट कर लिया है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका भी, सुजाता जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। और जो एग्जिट पोल जो लगातार ये बता रहे हैं कि मोदी मैजिक एक बार फिर से जो लोग हैं उन पर चढ़कर बोल रहा है, और जिस तरीके से तमाम सर्वे आ रहे हैं, जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का जो जलवा है वो इस बार भी बरकरार रहने वाला है। बिल्कुल, तो तीसरी बार इन आंकड़ों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि 4 जून को नतीजे सामने आएंगे, ये आंकड़े कितने और अलग रहते हैं इस पर भी रहेगी नजर। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, नमस्कार।